कभी आपने महसूस किया कि आप दूसरों से ज़्यादा एंग्शियस हैं? क्या आप हर वक़्त अलर्ट रहते हैं, जैसे किसी खतरे का इंतज़ार हो? या फिर कभी ऐसा लगे कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं? ना खुशी महसूस होती है, ना गम। लोग अक्सर समझते हैं कि ये सिर्फ़ आदत या पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन असल में ये उन लोगों के कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो ऐसे माहौल में पले बड़े हों जहां हर वक्त टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट या अनसर्टेनिटी होती थी। बचपन का स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हमारे नर्वस सिस्टम को इस तरह शेप करता है कि हम एडल्टहुड में भी अलर्ट, एंग्शियस और इमोशनली गार्डेड रहते हैं। ये स्ट्रेस अक्सर लोगों में पीपल प्लीजिंग, ओवर अपोलोजाइजिंग, ट्रस्ट इश्यूज और सेल्फ डाउट की सूरत में नजर आता है। इस वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आमतौर पर उन लोगों में देखे जाते हैं जो इमोशनली अनस्टेबल या कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली देसी फैमिलीज की बात करें तो यहाँ घर का माहौल अक्सर इमोशनली इंटेंस और हाईली अनप्रिडिक्टेबल होता है। घर में पर्सनल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट या तो होता ही नहीं है या फिर उन्हें कॉन्स्टेंटली वायलेट किया जाता है। हर छोटी बात पे वर्बल एग्रेशन, येलिंग और इमोशनल आउटबर्स्ट आम है। कभी टीवी के वॉल्यूम ज़्यादा होने पर कॉन्फ्लिक्ट, कभी सिर्फ इस वजह से गुस्सा कि डिनर देर से बना है। और अगर घर के बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाएं तो पूरे घर में कलेक्टिव एंजाइटी फैल जाती है। अक्सर पेरेंट्स के दरमियान प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स और अनरिजॉल्व्ड आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि गुस्सा किसी और पे होता है लेकिन निकल किसी और पे जाता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब जब गुस्सा या स्ट्रेस असल सोर्स पर निकालने के बजाय किसी कमजोर या सेफ टारगेट पर भरा जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि बचपन से ही बच्चे इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी के आदी हो जाते हैं और उनका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहता है और वो फ्यूचर में भी हर रिश्ते में या तो ओवर रिएक्ट करते हैं या अपनी फीलिंग्स दबाते रहते हैं। इस तरह के घरों में इमोशनल रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। घर का माहौल किसी एक शख्स के मूड से कंट्रोल होता है। अगर वालिद साहब स्ट्रेस्ड हैं तो सब लो प्रोफाइल में रहते हैं। अगर अम्मा का मूड अच्छा है तो सब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट एक बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। जब घर का माहौल हर वक्त फ्लक्चुएट करता है तो बच्चा अपने इमोशंस को समझने और उन्हें एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करता है। वो सीखता है कि किस वक्त किस मूड में किस तरह रिएक्ट करना है। कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और कभी अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स जो बच्चा सीखता है वो उनकी डेली लाइफ में अपनी जगह बना लेते हैं और फिर ये पैटर्न्स एडल्टहुड में भी कंटिन्यू रहते हैं। इन्हीं कोपिंग मैकेनिज्म्स में से एक बहुत कॉमन बिहेवियर है हाइपर विजिलेंस। Is when our nervous system has learned to feel unsafe in the environment that we're in. And for some people, that can be in pretty much any environment. So we feel like we're constantly on edge. जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं जहां हर वक्त टेंशन, अनप्रिडिक्टेबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट रहता हो तो आपका नर्वस सिस्टम नेचुरली ऑन एज रहता है। आप हर वक्त अपने आसपास के लोगों की बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस को स्कैन करते हैं और ये जानने के लिए कि अब क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वालिद साहब का मूड थोड़ा सा भी ऑफ हो तो आप इमीडिएटली उनकी वजह से अपने आप को सिक्योर फील करने के लिए अपने रिएक्शंस को एडजस्ट करते हैं। आप सोचने लगते हैं आज मैंने कुछ भी ऐसा कर दिया जो उनके नोटिस में आ गया तो शायद उनका गुस्सा मुझ पर निकल जाएगा। ये ओवर थिंकिंग आपको हर टाइम अलर्ट रखती है। आप हर छोटी बात को एनालाइज करते हैं और हर सिचुएशन को पोटेंशियल थ्रेट समझ के रिएक्ट करते हैं।
अगर आप सेफ स्पेस में भी हों, जैसे अपने दोस्त या फैमिली के साथ, आप फिर भी रिलैक्स नहीं फील करते। ये हैबिट आपके लिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाती है, लेकिन एडल्ट लाइफ में ये इमोशनल एग्जॉशन का सबब बन सकती है। आपको लगता है कि आप हमेशा अलर्ट रह के ही सेफ रहेंगे, लेकिन असल में ये मेंटल ड्रेन और इमोशनल बर्नआउट की तरफ ले जाता है। जब आपका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहता है तो नेचुरली आप ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट कर लेते हैं जो टेंशन को अवॉइड करने में मदद दें। इसीलिए हाइपर विजिलेंस के साथ एक और चीज़ जो अक्सर डेवलप होती है वो है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। Remember that you're not responsible for other people's feelings and that it's not up to you to fulfill their emotional needs. It'll only leave you frustrated, stressed out, and emotionally drained. पीपल प्लीजिंग एक ऐसा बिहेवियर है जहाँ इंसान दूसरों को खुश करने के लिए अपनी नीड्स, ओपिनियंस और कंफर्ट को सप्रेस कर देता है। ये अक्सर उन लोगों में डेवलप होता है जो बचपन में कॉन्फ्लिक्ट, रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म का सामना कर चुके होते हैं। अगर आपको बचपन में ये फील करवाया गया हो कि ना कहना सेल्फिश है या किसी को हर्ट कर सकता है, तो आप हर सिचुएशन में हाँ कहना सीख जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरा नाराज ना हो। आपको पार्टी में नहीं जाना, लेकिन दोस्त के कहने पे सिर्फ इस डर से चले जाते हैं कि कहीं उसका मूड ख़राब ना हो जाए। ये बिहेवियर लोग अडॉप्ट करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकें, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी इमोशनल नीड्स या कंफर्ट को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े। ये बिहेवियर टेम्परेरीली पीस प्रोवाइड करता है, लेकिन अंदर से इंसान रिजेंटमेंट और बर्नआउट फील करता है। वक्त के साथ साथ अपनी फीलिंग्स और आइडेंटिटीज़ भी क्लियर नहीं रहती, और जब आप दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं तो ओवर अपोलोजाइजिंग जैसे बिहेवियर्स भी डेवलप हो जाते हैं। ओवर अपोलोजाइजिंग एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें इंसान हर छोटी या बड़ी सिचुएशन में माफ़ी मांग लेता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। ये सिर्फ एक पोलाइट हैबिट नहीं, बल्कि अक्सर इसके पीछे डीप इमोशनल कंडीशनिंग होती है। ये बिहेवियर अक्सर उन लोगों में डेवलप होता है जिन्होंने बचपन में बार बार ब्लेम फेस किया हो, चाहे सिचुएशन उनके कंट्रोल में हो या ना हो। जब आपको बार बार ये फील करवाया जाता है कि तुम्हारी वजह से सब बिगड़ गया, तो आप ग्रेजुअली हर छोटी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे टकरा जाए तो भी आप रिफ्लेक्स में कह देते हो सॉरी, जबकि गलती सामने वाले की होती है। या अगर किसी का मूड ख़राब हो तो आप सोचने लगते हो कि शायद मेरी किसी बात से हुआ होगा, और फ़ौरन मैसेज भेज देते हो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। ये हैबिट लोगों को शॉर्ट टर्म में आपसे प्लीज़ रख सकती है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक कांस्टेंट गिल्ट और सेल्फ डाउट में डाल देती है। आप हर वक्त अपने एक्शंस को ओवर एनालाइज करते हो, हर कॉन्वर्सेशन के बाद ये सोचना कि शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, या शायद मैंने उनका मूड ख़राब कर दिया। ये ओवर अपोलोजाइजिंग का एक पार्ट है। लॉन्ग टर्म में ये बिहेवियर आपकी सेल्फ वर्थ को अंडरमाइन करता है। जब आप हर वक्त माफ़ी मांगते हो, हर बात की जिम्मेदारी उठाते हो, तो आपके अंदर एक नैरेटिव बन जाता है कि मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही कोई कमी है। ये माइंडसेट सिर्फ गिल्ट तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने के तरीकों को भी अफेक्ट करता है। ऐसे लोगों के लिए दूसरों पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, और हर बात को लेकर ओवर थिंकिंग उनकी आदत बन जाती है। बचपन का इमोशनल नेग्लेक्ट, जहाँ आपकी फीलिंग्स को या तो डिसमिस किया गया हो, जैसे कि रोना बंद करो कुछ नहीं हुआ, या पनिश किया गया हो कि तुम हमेशा मसले खड़े करते हो। रिजल्ट ये होता है कि आप इमोशनली गार्डेड हो जाते हैं, क्योंकि डर होता है कि कोई जज करेगा, छोड़ देगा या फिर हर्ट करेगा। इसलिए जब कोई पूछता है तुम ठीक हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो जेन्युइन कंसर्न है या बस फॉर्मल तरीके से कह रहा है। इस डर के साथ आती है ओवर थिंकिंग। चाइल्डहुड क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट की वजह से आप हर छोटी बात को
ओवर एनालाइज करते हो, एक सिंपल टेक्स्ट भेजने से पहले सोचते हो ये ज़्यादा तो नहीं हो गया क्या, उसका रिएक्शन क्या होगा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हो ताकि कोई क्रिटिसाइज ना करे, लेकिन ये परफेक्शन का प्रेशर आपको मेंटली एग्जॉस्ट करता है। आप दूसरों पे भी ट्रस्ट नहीं करते और ख़ुद पे भी भरोसा नहीं कर पाते। जब आप हर वक्त ओवर थिंक करते हो और ट्रस्ट करने में हेजिटेट करते हो तो नेचुरली आप हर चीज़ को अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हो, स्पेशली दूसरों की प्रॉब्लम्स को। और यहीं से शुरू होती है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिहेवियर उन लोगों में आम होता है जो बचपन में पेरेंटिफाइड चाइल्ड बने, यानी कि बच्चा होने के बावजूद उन्हें पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, जैसे छोटे बहन भाई का ख्याल रखना, घर का माहौल संभालना या इमोशनली वालिदैन को सपोर्ट करना। इस वजह से उन्होंने ये सीख लिया कि अगर मैंने नहीं संभाला तो सब कुछ बिखर जाएगा। आज भी जब कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे दोस्तों में हो या फैमिली में, वो फौरन उसे फिक्स करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। किसी का मूड ऑफ हो तो लगता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए, दूसरों का काम छूट जाए तो अपना काम छोड़ के वो काम करते हैं। लेकिन ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें इमोशनली और फिजिकली ड्रेन कर देती है। वो सबके लिए सहारा बनते हैं मगर खुद मदद मांगने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो किसी पर बोझ ना बन जाए। ये हैबिट उन्हें डिपेंडेबल बनाती है, लेकिन उनका अपना रेस्ट, स्पेस और इमोशनल सपोर्ट छीन लेती है। जब दूसरे लोग अपने हिस्से का काम या एफर्ट नहीं डालते तो आपके अंदर से एक क्रिटिसिज्म निकलता है कि क्या सब कुछ मुझे ही करना होगा। जैसे अगर कोई दोस्त बार बार अपनी गलती रिपीट करता है तो आप इमोशनली एक्सप्लोड नहीं करते, लेकिन एक सरकास्टिक कमेंट कर देते हो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये sarcasm असल में आपके इमोशनल डिस्ट्रेस का रिजल्ट होता है, लेकिन सामने वाले को ये सिर्फ रूडनेस लगती है। कभी कभी ये बिहेवियर इतना डिटैच्ड हो जाता है कि दूसरे लोग आपको कोल्ड या इमोशनलेस समझने लगते हैं। अक्सर रिलेशनल ट्रॉमास जैसे कि ट्रस्ट टूटना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या अब्यूज़ इंसान को इमोशनली नम कर देता है और फिर आप किसी और का दर्द महसूस करने से पहले ही डिफेंस मोड में चले जाते हो। इस डिफेंस मोड में आप कभी कभी अपने इमोशंस को सप्रेस करते करते साइकोपैथिक टेंडेंसीज शो करते हो, जहां आपको लगता है कि इमोशंस बस वीकनेस है और हर चीज़ को लॉजिक और कंट्रोल से हैंडल करना चाहिए। आप एम्पैथी दिखाने के बजाय इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हो। आहिस्ता आहिस्ता ये सब बिहेवियर्स मिलकर आपको इमोशनली आइसोलेट कर देते हैं, जहाँ ना आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हो, ना ही दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बाकी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। हर बिहेवियर के पीछे रीजंस होते हैं। यहाँ असल ज़रूरत अवेयरनेस और प्रोफेशनल हेल्प की है, जिसे हम आम तौर पर निगलेक्ट कर देते हैं। जब आप बचपन में इमोशनल मैनिपुलेशन, पैट्रनाइजिंग या ट्रॉमा का शिकार हुए थे तो ये आपके लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म्स बन गए थे। जैसे जब आपको ये सिखाया गया था कि आपका हर इमोशन गलत हो सकता है या आपको हर वक्त अच्छा और परफेक्ट रहना है, तो आप अपनी इमोशनल नीड्स को इग्नोर करने लगते हैं। बच्चों को ये समझाया जाना चाहिए था कि उनकी फीलिंग्स वैलिड हैं और उन्हें अपनी एज के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जाती, ताकि वो इमोशनल मैनिपुलेशन या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का शिकार ना होते। अगर आप बचपन में पेरेंटिफाइड चाइल्ड की तरह फील करते थे, जहां आपको अपने पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट देनी पड़ती थी, तो आप ऑटोमेटिकली ये सीख गए थे कि दूसरों की प्रॉब्लम्स का सलूशन आप नहीं देना है। इसी तरह के बिहेवियर्स को समझना ज़रूरी है ताकि आप अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर सकें। अब जब आप एडल्ट हो गए हैं तो आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये हैबिट्स अभी भी आपको इमोशनल एग्जॉशन और फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जा सकती हैं। आपको अपनी इमोशनल बाउंड्री सेट करनी सीखनी चाहिए।
हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं और हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको ये रिकग्नाइज़ करना सीखना होगा कि कब कौन आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। थेरेपी, जर्नलिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन के ज़रिए आप अपने पास्ट ट्रॉमास को समझ सकते हैं और अपनी इमोशनल नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या मैं अपनी नीड्स को इग्नोर कर रहा हूँ? और ये भी समझना ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को पर्सनली नहीं ले सकते। दूसरों का मूड या उनके डिसीजंस आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है और आपको अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। खुद को स्पेस देना, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना और जब ज़रूरत हो तब मदद मांगना, ये सब आपके इमोशनल वेलबींग के लिए ज़रूरी है। हीलिंग मुश्किल हो सकती है लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आप अपने पुराने पैटर्न से निकल कर एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।